हेलो क्रशर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम स्टार्ट करने वाले एक पूरा का पूरा एंटायरली नया टॉपिक जो एक्चुअली बहुत सिंपल है और इससे कई बार सवाल पूछ भी लिए जाते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, सारी चीज़ें हम देखेंगे समझेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे डायमेंशंस पे। डायमेंशंस किस तरीके से निकाले जाते हैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे और जो डायमेंशंस आपको याद होने चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि एग्जाम में जो बार बार पूछे जाते हैं एटलीस्ट उनको तो आप डायरेक्टली मार्क कर पाओ। फिर हम देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के क्या क्या यूज़ केसेस हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला है कि अगर हमारी जो बेस डायमेंशंस है, बेस क्वांटिटीज़ है, उन्हीं को अगर हम चेंज कर दें तो किस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पर आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वो क्या बोलता है, उसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। अगर हमें किन्हीं क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन निकालना है, कोई फॉर्मूला डिराइव करना है, तो वो किस तरीके से होगा वो भी चीज़ हम देखने वाले हैं। और लास्ट में देख लेंगे यूनिट कन्वर्जन अगर हमें करना हो तो किस तरीके से हमारा डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशन अगर हमें पता है तो हम किस तरीके से यूनिट कन्वर्जन के फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। इनके सभी के कुछ कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक एरर्स। एरर्स होते क्या है, कितनी कैटेगरीज होती हैं, सबको समझेंगे। लेकिन उसके बाद हम आ जाएंगे एरर्स की उन कैलकुलेशन पे जो हमें करनी है। हमें समझना है ये मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आज हम उसके कर लेंगे। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी क्या होता है और एरर का प्रोपगेशन किस तरीके से होता है, कैलकुलेशंस में किस तरीके से एरर प्रोपगेट होता है, क्योंकि इसी पे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, बहुत कंफ्यूजिंग लोगों को लगता है, लेकिन अगर हमें पता हो सिग्निफिकेंट फिगर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है तो फिर आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपको कोई ऊट पटांग रूल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप चुटकियों में हमेशा देखते ही सिग्निफिकेंट फिगर्स पता कर सकते हो। सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। और लास्ट में हम देख लेंगे कि हमारा वर्नियर कैलिपर और ये स्क्रू गेज किस तरीके से काम करते हैं, इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। तो आज का लेक्चर काफ़ी वाइड टाइप की वैरायटी हमारे पास आने वाली है, लेकिन सारी चीज़ें अपने आप में बहुत आसान है लेकिन ज़रूरी है। इसी के साथ आपको बता दूं कि इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम विक्रांत किरार है और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़, हमारे पास बहुत तरह की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं और सबके लिए हमें यूनिट की ज़रूरत पड़ती है अगर नापना है तो। लेकिन सबकी अलग अलग यूनिट बनाने तो नहीं जा सकते और ज़रूरत भी नहीं है। ये तो कुछ ही हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ली, बहुत सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जैसे मास, लेंथ, टाइम। अच्छा, यहाँ पे एरिया भी है, लेकिन एरिया को आप लेंथ को ही लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एरिया की भी यूनिट आ जाती है। अगर जैसे मैंने लेंथ की यूनिट निकाल रखी है मीटर, तो एरिया क्या बन जाता है, मीटर स्क्वायर। सिमिलरली लेंथ से ही मैं वॉल्यूम की भी निकाल सकता हूँ यूनिट, मीटर क्यूब। या फिर मास को मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूँ, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो मेरी डेंसिटी बन जाती है। लेंथ को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो वेलोसिटी बन जाती है। करंट को और हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास चार्ज की यूनिट आ जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारी यहाँ पर इंटरडिपेंडेंसी दिख रही है। अगर मैंने करंट को और टाइम को डिफाइन किया हुआ है तो चार्ज की यूनिट मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। या फिर अगर मैंने चार्ज और टाइम को डिफाइन किया हुआ है तो चार्ज पर यूनिट टाइम से मैं करंट को निकाल पाऊंगा। तो बेसिकली मुझे सबकी अलग अलग यूनिट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सिंपल सी 7 मुझे चुन लेनी चाहिए। ऐसा पता चला है कि हमारे पास सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ रहेंगी तो हम सारी की सारी यूनिट्स बना पाएंगे। तो ये जो 7 हैं ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। इनको इस तरीके से चुना गया है कि हमारी रोज़मर्रा में ज़िंदगी आसान रहे। आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड 7 अलग अलग यूनिट्स कोई और फिजिकल क्वांटिटी सुन सकते थे, उनको भी आप फंडामेंटल क्वांटिटी बना सकते, लेकिन उससे आपकी ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, इसलिए इन 7 को चुना गया और ये बन जाती है हमारी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। ये आपको याद होनी चाहिए। हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को चुना, उनकी सभी की फिर यूनिट्स को हमने डिफाइन कर दिया। जैसे मीटर हो गया हमारे पास, टाइम के लिए सेकंड हो गया, मास के लिए किलोग्राम हो गया। अब इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ करके जो हमने डेराइव्ड क्वांटिटीज़ थी जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उनकी जो भी यूनिट्स कहलाएंगी वो डेराइव्ड यूनिट्स कहलाएंगी। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की फंडामेंटल यूनिट्स, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ की डेराइव्ड यूनिट्स। दैट्स इट, हमें बस इतना ही पता होना चाहिए।
सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अब देखो बहुत सब जगह अलग अलग लोगों ने अपने अपने सिस्टम बना रखे थे, तो कुछ देख लेते, कुछ पॉपुलर हमारे जो सिस्टम्स है, जैसे CGS, इसमें लेंथ होती है सेंटीमीटर में, वजन को नापा जाता है ग्राम में, टाइम को सेकंड में। FPS में लेंथ को फुट में, वजन को पाउंड में और समय को सेकंड में। MKS में मीटर किलोग्राम सेकंड। तो यहाँ पे आप देखोगे सब में सेकंड सेकंड सेकंड, टाइम के साथ किसी ने ज़्यादा छेड़खानी नहीं करी, टाइम सब लोग सेकंड में ही नाप रहे हैं। फिर ये MKS को थोड़ा एक्सटेंड किया गया और उसको SI यूनिट बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास बस 3 ही क्वांटिटीज़ हमें देखने को मिले ना, हमें टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की 7 फंडामेंटल यूनिट्स चाहिए रहेंगी, राइट। तो और भी चीज़ों को इसमें ऐड कर दिया है। ये तीनों मीटर किलोग्राम सेकंड ये एज इट इज़ है SI यूनिट में भी। हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, अब इनकी डेफिनेशन आप चाहो तो पढ़ लेना, नोट्स में आपको मिल जाएगी। लेंथ के लिए देखो यहाँ पे हमारे पास बेस क्वांटिटी है, उसका कुछ नाम है, उसका कुछ सिंबल है। साथ में हम और एक चीज़ को ऐड करेंगे कि इसका डायमेंशन किस तरीके से लिखा जाता है। तो डायमेंशन क्या होता है वो भी अभी डिटेल में देख लेंगे। जैसे हमारे पास लेंथ है, तो लेंथ को मीटर से बोला जाता है, उसका सिंबल है M, और लेंथ का जो डायमेंशन है उसको लिखा जाएगा L से। तो मैं यहाँ पर डायमेंशन लिखता जा रहा हूँ। मास का डायमेंशन लिखा जाएगा कैपिटल M से, और उसके लिए जो यूनिट है वो किलोग्राम है, ग्राम को नहीं बनाया, किलोग्राम को ऐसा यूनिट बनाया गया, ठीक है। तो किलोग्राम उसका सिंबल है। टाइम को हम डायमेंशन जो लिखते हैं T से लिखते हैं, टाइम इज़ फॉर T, सॉरी T इज़ फॉर टाइम। फिर हमारे पास यहाँ पर सेकेंड, इसका हमारे पास इस तरीके सिंबल है स्मॉल s। इलेक्ट्रिक करंट, इसका डायमेंशन कई बार A लिख देते हैं लोग, कई बार इसको आप I भी लिख सकते हो, I भी लिख सकते हो, A भी लिख सकते हो। इसको एम्पियर इसकी SI यूनिट है और उसका सिंबल A होता है। डायमेंशन अलग चीज़ है और हमारी यूनिट अलग चीज़ है, ठीक है। काफ़ी मिलती जुलती सी चीज़ें लेकिन थोड़ा अलग है। कैसे अलग हैं वो चीज़ें भी हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, कैपिटल K से इसको लिखा जाता है, और इसका जो डायमेंशन होगा उसको आप थीटा से लिख सकते हो, T से नहीं लिख सकते, T से तो ऑलरेडी टाइम ले लिया हमने। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसकी SI यूनिट मोल, और MOL उसका सिंबल हो जाता है। यहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को N से डिनोट किया जाएगा डायमेंशन में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो डायमेंशन होता है वो होता है कैपिटल J, उसकी SI यूनिट है कैंडिला, उसको CD लिखा जाता है। फिर हमारे पास कुछ 2 और एक्स्ट्रा यूनिट होती है, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है, डायमेंशन लेस है ये, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। एंगल, हमारे पास प्लेन एंगल जिसको रेडियन में नापा जाता है, उसको रेड लिखते हैं RAD, रेडियंस का रेड। फिर एक सॉलिड एंगल होता है स्टेरेडियन, उसको SR से लिखा जाता है। अगेन बोथ आर डायमेंशन लेस, इनका कोई भी डायमेंशन यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, दीज आर डायमेंशन लेस, ठीक है। ऐसे मत समझ लेना इसका डायमेंशन x है, इसलिए मैं लाल रंग से कर देता हूँ, इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। डायमेंशंस क्या होते हैं देखो, इसका एक एग्जांपल करते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी ले लो, वेलोसिटी। हमसे पूछा जाएगा वेलोसिटी के डायमेंशन बताओ, तो वेलोसिटी के डायमेंशन से हम समझते क्या हैं। देखो वेलोसिटी किन्हीं किन्हीं अलग अलग यूनिट्स को मिला करके जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनका कुछ कॉम्बिनेशन से ही बनी है, और वो कॉम्बिनेशन किस तरीके से है उसी को डायमेंशन बोला जाएगा, करेक्ट। तो वेलोसिटी के डायमेंशन लिखने के लिए पहले तो उसको इस तरीके से हमको लिखना पड़ेगा। अब इसका मतलब हो गया हम वेलोसिटी के डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। अच्छा, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है लेंथ पर यूनिट टाइम। तो न्यूमरेटर में हमारे पास LENGTH लेंथ होगी, और नीचे होगा हमारे पास टाइम। इस तरीके से हमें बेसिकली इसके डायमेंशन पता करने हैं। और लेंथ हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के जो डायमेंशन होते हैं उसको आप L भी लिख सकते हो, टाइम को आप T लिख सकते हो, ये चीज़ें हम देख चुके हैं। इसी को हम लिख देते हैं LT-1, है ना, क्योंकि T नीचे था तो वो ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाएगा तो हमारे पास 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ किया गया है, लेकिन डायमेंशन किस तरीके से लिखा जाता है? सारी की सारी चीज़ें लिखी जाती है। जैसे M का 0 है, L का 1 है, T का -1 है। उसके बाद आप करंट का भी लिख सकते हो, एम्पियर, वो भी 0 है। हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी वो भी 0 है, टेम्परेचर थीटा वो भी 0 है, और क्या बच गया? एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो भी 0 है। इस तरीके से इसका टोटल लिखा जाएगा। टोटल 7 डायमेंशंस में कितने कितने डायमेंशन आ रहे हैं? लेंथ में इसका 1 है, टाइम में -1 है, बाकी सब में 0 है।
लेकिन हम इतना सब नहीं लिखते हैं, हम क्या लिख देते हैं, हम लिख देंगे सिर्फ MLT में बात करते हैं, अनलेस हमें बाकी और चीज़ें जैसे करंट वगैरह भी आपको कई बार लेना पड़ सकता है, उससे ज़्यादा में तो आपको जाना नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास आता है M0 L1 T-1, हम बोलेंगे वेलोसिटी के मास में 0, लेंथ में 1 और टाइम में -1 डायमेंशन है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, हमारे पास फोर्स। अब देखो फोर्स भी एक ऐसा डायमेंशन है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, याद होना ही चाहिए। तो ये किस तरीके से पता किया जाए? अब देखो फोर्स को आपको हमेशा एक फॉर्मूले पे जाना है, जिस फॉर्मूले को आप नोन चीज़ों में ब्रेक कर सको। F इज इक्वल टू ma होता है, उसको मैं लिख दूंगा फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। भाई मुझे इसके डायमेंशन मिल जाए। एक्सेलरेशन मुझे पता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर टाइप की चीज़। ऊपर लेंथ होती है, नीचे टाइम का स्क्वायर होता है ना, लेंथ और टाइम का स्क्वायर। और एक मास यहाँ पे लगा ही हुआ था, इसी को मैं लिख दूंगा m का 1, लेंथ का 1 डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी को आप लिख दोगे MLT-2। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 0 नहीं है, उसका मतलब है 1। तो MLT-2 है ना। तो ये इस तरीके से हमारे पास डायमेंशंस आ गए फोर्स के। और देखो जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो G होता है उसके डायमेंशन बताओ, तो किस तरीके से पता करोगे? इस तरीके के सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अगेन एक ऐसा फॉर्मूला देख लो जो आपको याद हो। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू GM1M2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, G इज इक्वल टू FR स्क्वायर अपॉन M1M2। अब देखो फोर्स के डायमेंशन पता होंगे तो चुटकियों में इसको हम सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो हम इसको MA लिखेंगे, फिर एक्सेलरेशन को भी कुछ लिखेंगे, कुछ इस तरीके से हमें चीज़ें करनी पड़ेंगी। यहाँ पे देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू एफ का डायमेंशन जल्दी से लिख दो, फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा MLT-2। फिर उसके बाद आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, एल का स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 बार मास आ रखा है ना, M1 M2, यहाँ पे आ जाएगा m का स्क्वायर इस तरीके से। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्या बन जाता है, M-1 L3T-2। ये हमारे पास डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गए। इस तरीके से आपसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस पूछे जा सकते हैं। ये वेरिएशन क्वेश्चन के किस तरीके से आते हैं, आपको अलग अलग बहुत सारी क्वांटिटीज दे दी जाएंगी, पूछा जाएगा किसी एक के डायमेंशन अलग है, फिर आपको चेक करके बताना पड़ेगा किसके अलग आ रहे हैं बाकी सबसे। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, डायमेंशन खाली निकालने होते हैं हमें। Which one of the following represents the correct dimensions of the coefficient of viscosity? तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आपको कोई फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ जो हम फ्लूइड्स में पढ़ चुके हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के हिसाब से हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आती थी वो क्या होती थी, ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल, या फिर इसको हम डी वी अपॉन डी एल लिखते थे, है ना, या वेलोसिटी ग्रेडियंट हम इसको बोला कर सकते थे। अच्छा एक बात बताओ, डेल्टा वी के डायमेंशन क्या होते हैं? डेल्टा वी के डायमेंशन वही होंगे चेंज इन वेलोसिटी, बेसिकली जितना मतलब चेंज इन वेलोसिटी 0 से 2 हो गई है ना, तो चेंज कितना बोलेंगे हम, चेंज आया है 2 का, लेकिन क्या 2 मीटर पर सेकंड का ही चेंज आया है। तो चेंज की भी सेम यूनिट्स होती हैं, सेम डायमेंशन होते हैं। तो आप इसको वेलोसिटी की तरह ट्रीट कर सकते हो, इसको लेंथ की तरह ट्रीट कर सकते हो। यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, हमें ईटा की जो वैल्यू आ जाती है हो जाती है एफ डेल्टा एल अपॉन ए डेल्टा वी। अब आपको पता करना है भाई डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये वैल्यू यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज रखते हो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। कैसे आया, सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के जो डायमेंशन हो जाएंगे, अब सीधे सीधे हमें बस लिखते हैं। देखो फोर्स का जो होता है, फोर्स का होता है MLT-2, ये आपको याद होना ही चाहिए। फोर्स का बहुत जगह यूज़ होता है, वर्क में यूज़ हो जाएगा, एनर्जी में यूज़ हो जाएगा, टॉर्क में यूज़ हो जाएगा, सब जगह फोर्स का यूज़ होता रहता है। लेंथ का होता है हमारे पास सीधे सीधे L, नीचे एरिया है, एरिया का हो जाता है L का स्क्वायर, और वेलोसिटी होता है हमारे पास LT-1। यहाँ पर इन सभी को देखो, यहाँ पर हमारे पास ऊपर में L है, नीचे में L स्क्वायर है, ये सब इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाएंगे। और हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाती है, देखो मास में 1,
लेंथ लिख देते हैं पहले, लेंथ में -1 और टाइम में भी आ जाएगा -1, तो इसी को आप लिख सकते हो ml-1 t-1। अगेन विस्कोसिटी का एक इम्पॉर्टेंट ये डायमेंशन है, ये आपको पता होनी चाहिए, बहुत बार ये चीज़ पूछी जा चुकी है। आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच वन डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन। तो देखो इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, आपको पेयर दे दिए हैं, एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक कांस्टेंट, इम्पल्स, मोमेंटम, वर्क, टॉर्क। इस तरीके से आपको बताना है इन दोनों के डायमेंशन सेम है, इन दोनों के सेम है, इन दोनों के सेम है, इन दोनों के सेम है, किसके सेम नहीं आ रहे हैं। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, एक्चुअली आपको यहाँ पे सबके डायमेंशन निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। कैसे है देखो, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट। तो क्या आपको बोर्स एटॉमिक मॉडल याद है? बोर्स एटॉमिक मॉडल में क्या आया था हमारे पास, mvr जो था हमारा एंगुलर मोमेंटम, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, nh/2π, राइट। क्या बोलते थे हम, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। तो अभी जो n होता है वो तो नंबर होता है 1 2 3। बेसिकली जो प्लैंक्स कांस्टेंट है वो एंगुलर मोमेंटम ही है ना। तो हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन, एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन सेम होने वाले हैं, तो ये वाला तो हमारा करेक्ट हो जाता है, इन दोनों के डायमेंशन सेम होंगे। इम्पल्स एंड मोमेंटम, इसके बारे में आपको क्या पता है? हमने ये देखा था कि हमारे पास जो मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम, वही तो हमारे पास इम्पल्स होती थी, राइट। तो अगर दोनों चीज़ें ही सेम है तो दोनों के डायमेंशन भी सेम ही होंगे, तो ये भी हमारे करेक्ट आ जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ अ फोर्स। मोमेंट ऑफ अ फोर्स क्या होता है पहले ये बताओ। मोमेंट ऑफ अ फोर्स हमें पता है वो चीज़ टॉर्क होती है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स इज टॉर्क। टॉर्क का क्या फॉर्मूला हमें मालूम है? टॉर्क का हमें फॉर्मूला दिया गया है, टॉर्क इज इक्वल टू आई टाइम्स अल्फा। अब देखो टॉर्क इज नॉट इक्वल टू आई, यहाँ पर ये डायमेंशनलेस नहीं होता है। अल्फा का मतलब क्या होता है? अल्फा होता है हमारा रेडियन पर सेकेंड। अब रेडियन तो डायमेंशनलेस है, लेकिन ये सेकेंड डायमेंशनलेस नहीं है, तो इसके कारण दोनों के डायमेंशन में अंतर आ जाता है, इसीलिए ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। एंड वर्क एंड टॉर्क। वर्क देखो क्या होता है, वर्क होता है हमारा F.S, टॉर्क होता है हमारे पास, टॉर्क की वैल्यू क्या होती है F, और हमारे पास वहाँ पर भी एक डिस्टेंस R क्रॉस F होता है ना, R क्रॉस F। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिस विल बी R क्रॉस। इसकी जो यूनिट आती थी वो आती थी हमारे पास न्यूटन मीटर, जिसे हम जूल बोल देते थे, है ना। और इसकी जो यूनिट आती है उसे हम न्यूटन मीटर, टॉर्क को ऐसे ही लिखा जाता है, इतना न्यूटन मीटर, राइट। तो हमारे पास इन दोनों की यूनिट भी देखो, न्यूटन एंड मीटर, न्यूटन एंड मीटर, तो इसके आप डायमेंशन निकालोगे तो वो भी सेम आ जाएंगे। अगेन इन दोनों के हमारे पास डायमेंशन सेम आ जाते हैं। Let epsilon naught denote the dimensional formula of the permittivity of vacuum. If m is equal to mass, L is equal to length, T is equal to time, and A is equal to electric current, then dimensions of permittivity of vacuum हमें बताना है। अगेन इसमें आपको फॉर्मूला याद ही होगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स क्या हमें पता है, MLT-2 रटे हुए होने चाहिए। 4 इज डायमेंशनलेस, एप्सिलॉन के हमें पता करने हैं, Q1 Q2 R स्क्वायर, देखो R भी क्या हो जाएगा L स्क्वायर। Q1 Q2 चार्ज क्या होता है, एम्पियर इनटू टाइम, एम्पियर सेकंड हमारा चार्ज बन जाता है। तो इस तरीके से अब आप एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन पता कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। सॉल्व करते हैं कैसे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा सामने की तरफ Q1 Q2 अपॉन F R स्क्वायर, क्योंकि 4 ये जो 4 वाला फैक्टर है दिस इज डायमेंशनलेस, ठीक। यहाँ से देखो इसकी जो वैल्यू आ जाती है ऊपर की तरफ आ जाएगा हमारे पास एम्पियर इनटू टाइम, एम्पियर इनटू टाइम, डिनोमिनेटर में आ जाएगा MLT-2, और एक है हमारे पास रेडियस का स्क्वायर यानी कि लेंथ का स्क्वायर, ठीक है।
रेडियस नहीं था, सॉरी, दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है, फीलिंग समझो लेंथ आ गई। यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट आर इक्वल टू एम, ऊपर चला जाएगा तो वो आ जाएगा मास में -1, m-1। लेंथ में कितना आ रहा है, लेंथ में आ रहा है 1 2 3, तो वो नीचे है तो ये जाएगा -3। टी में कितना आ रहा है, टी में आ रहा है हमारे पास 1 2, और ये -2 भी ऊपर जा करके 4 आ जाएगा, वो आ जाएगा टी में 4 एंड एम्पियर का स्क्वायर। इस तरीके से मुझे देखने को मिलेगा, विच इज़ ऑप्शन बी। अब देखो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। सिमिलरली एक और वैल्यू है जो आपसे बार बार पूछी जाएगी, ये थी हमारी परमिटिविटी। दूसरा आपसे पूछा जाता है परमिएबिलिटी, उसका आप किस तरीके से बताओगे। तो देखो आपको अगर म्यू नॉट का पता करना है तो किस तरीके से पता करोगे, बहुत ही सिंपल है। हमारे पास एक और फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1/√of म्यू नॉट। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/c²ε0, करेक्ट। तो अगर मुझे म्यू नॉट के डायमेंशन पता करने हैं तो मैं पता कर लेता हूँ, इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1/डायमेंशंस ऑफ c²। देखो c क्या है, एक वेलोसिटी है, वो होता है LT-1। वेलोसिटी तो यही होती है लेंथ अपॉन टाइम, LT-1। तो यहाँ पे आ जाएगा L² T⁻²। हमने क्या स्क्वायर करना ज़रूरी है, इसका स्क्वायर को भूलना मत यहाँ पर, ठीक, ओके। और एप्सिलॉन नॉट के लिखो भाई, एप्सिलॉन नॉट के तो अभी अभी हमने पता किए हैं, तो एप्सिलॉन नॉट के मैं लिख दूंगा, एप्सिलॉन नॉट का आ जाएगा m-1 L-3 T4a², है ना। ये चीज़ मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख सकता हूँ, ओके। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर देना, तो मेरे पास आ जाता है म्यू नॉट का जो डायमेंशन आ जाएंगे वो आ जाएंगे मास में 1, लेंथ में कितने आ रहे हैं -2, सॉरी ये यहाँ पर नीचे -1 बचा रहेगा, अब ऊपर जा करके 1 बन जाएगा, m1 L1। टी में कितना आ जाता है, टी में मेरे पास 4 है, -2 है, नीचे 2 था तो ऊपर जा करके -2 हो जाएगा, -2 एंड एम्पियर का हो जाएगा -2। ये आ जाता है मेरे पास डायमेंशंस ऑफ परमिएबिलिटी। हमें ये भी याद होना चाहिए, हमें ये भी याद होना चाहिए, एग्जाम में बार बार ये भी पूछे जाते रहे हैं। चेंजिंग बेस क्वांटिटीज़ या फिर चेंजिंग बेस डायमेंशन, तो इसमें होता क्या है, हमारे जो बेस डायमेंशन है जैसे m l n t, इनकी जगह हम कोई और डायमेंशन रख दें तो कोई और जो फिजिकल क्वांटिटी होगी उसके भी डायमेंशन चेंज हो जाएंगे। जैसे एनर्जी को डेंसिटी, प्रेशर और फोर्स के डायमेंशन में अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो देखो पहली बात तो एनर्जी होती क्या है, एनर्जी ENERG, एनर्जी के जो डायमेंशन होते हैं वो कितने होते हैं, इसको आप कैसे लिखोगे, एनर्जी को आप ऐसे लिखो, एनर्जी होती है वर्क के बराबर, है ना। वर्क हो जाता है कितना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना होता है MLT-2 इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि L। तो एनर्जी के जो डायमेंशन होते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं ML2T-2। ये हमारे पास आ गए एनर्जी के डायमेंशन, ये भी आपको पता होना चाहिए, वर्क और एनर्जी के डायमेंशंस ये होते हैं, याद रख सकते हो इसको आप। ऑलराइट, अब हमें देखना है कि सेम चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं डेंसिटी, प्रेशर और फोर्स के डायमेंशन की टर्म्स में। तो देखो इसी को मैं लिख दूंगा, मुझे नहीं पता वो डायमेंशन कितने आने वाले हैं। लेट से डेंसिटी में आ जाता है A, प्रेशर में आ जाता है B, और हमारा जो फोर्स है उसमें आ जाती है वो वैल्यू C। ये दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। अब इसको आप कैसे बराबर करोगे, इस टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना होता है, देखो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा मेरे पास ML2T-2 विल बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखो हमारे पास क्या है, डेंसिटी के डायमेंशन कितने होते हैं, डेंसिटी के डायमेंशन होते हैं, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर इसको लिख सकते हो आप मास और नीचे लेंथ का क्यूब। तो इसके डायमेंशन हो जाएंगे ML-3, बस ये हो गई हमारी डेंसिटी। इसकी पावर हमने क्या चढ़ाई हुई है, A। नेक्स्ट है हमारा प्रेशर, प्रेशर के डायमेंशन क्या होता है, देखो प्रेशर को आप लिख सकते हो, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स होता है अगेन MLT-2, एरिया होता है हमारे पास L2। तो यहाँ से प्रेशर के जो डायमेंशन आ जाएंगे वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ML-1T-2 ना, ये जाएगा ML-1T-2, ठीक है। इसकी पावर हमारे पास B होनी चाहिए। फिर तीसरा हमारे पास फोर्स की पावर C, फोर्स के तो हमें याद है ML-T-2, इसकी पावर C इस तरीके से चढ़ा दो।
अब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में चीज़ें बराबर होनी चाहिए, तो इसमें हम इक्वेशन किस तरीके से लिखते हैं। देखो हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, 1 2 3, और 3 ही इक्वेशन लगेंगे हमें इसे सॉल्व करने के लिए। 3 इक्वेशन कहाँ से आएंगे, हमारे पास मास के कुछ डायमेंशन इधर आएगी पावर लेफ्ट हैंड साइड पे, और यहाँ पे भी कुछ वैल्यू आने वाली है, तो उससे हमें एक इक्वेशन मिलेगी। सिमिलरली हमारे पास 3 इक्वेशन आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मास के लिए अगर मैं लिखूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास मास की पावर है 1 यहाँ पे, तो 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में मास के कितने हैं, m के लिए a चढ़ा हुआ है, इस m के लिए b चढ़ा हुआ है, इस m के लिए c चढ़ा हुआ है ना, ये जो बाहर पावर है। तो m की टोटल पावर कितनी आ जाती है, a प्लस b प्लस c। ठीक, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरा मैं अब लेंथ के लिए देख लेता हूँ। लेंथ के लिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ रखा है 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में लेंथ की क्या वैल्यू है, देखो l की जगह आता है -3a, तो ये लिख दो आप यहाँ पे -3a, फिर उसके बाद आ जाता है -b एंड यहाँ से आ जाता है +c, तो -b + c। ये हो गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। और तीसरी इक्वेशन इसी तरीके से आ जाएगी। हमारे पास t को अगर आप कंपेयर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आता है -2, है ना, यहाँ पे -2 है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे देखो a वाली तो कोई टर्म नहीं आएगी, यहाँ से हमारे पास आता है -2b और यहाँ से आ जाता है हमारे पास -2c, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल टू b प्लस, है ना, -2 सब जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू b प्लस सी आ जाता है। अच्छा, इसी को अब ये 3 इक्वेशन है, इनको हमें सॉल्व करना है, 3 वेरिएबल है, आराम से किया जा सकता है। जैसे यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू 1 होती है, इस जगह b प्लस सी की जगह 1 रख दूँ, यहाँ राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी 1 है, तो इससे मुझे पता चल जाता है a इज इक्वल टू 0, हाँ, इससे मुझे पता चल जाता है a इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू 0 आ चुकी है, तो मुझे पता चल जाता है b प्लस सी इज इक्वल टू 1, ये तो है ही सही, एंड c माइनस बी इज इक्वल टू 2, यहाँ से क्योंकि ये वाली वैल्यू तो हो चुकी है 0, तो मेरे को एक और इक्वेशन मिलती है c माइनस बी इज इक्वल टू 2। यहाँ से मैं इन दोनों को अगर ऐड कर दूँ तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 2c इज इक्वल टू 3 आ जाता है, यानी c इज इक्वल टू 3/2 आ जाता है। दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 3/2, और यहाँ पे c की वैल्यू 3/2 आ जाएगी, तो b की वैल्यू -1/2 आ जाएगी ना, b इज इक्वल टू -1/2, b इज इक्वल टू -1/2। ये हमने सॉल्व भी कर लिया। अब हमें बस वैल्यूज़ को यहाँ पर रख देना है। हमारे पास एनर्जी के जो डायमेंशन आ जाएंगे, डायमेंशंस ऑफ एनर्जी विल बी इक्वल टू क्या है, डेंसिटी में 0, प्रेशर में b की वैल्यू कितनी आई थी -1/2, और हमारे पास लास्ट क्या था, फोर्स में 3/2, ये बन जाता है हमारा करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के सवाल भी पूछे जाते हैं, उनमें आपको एग्जैक्टली यही करना होगा। मोस्ट केसेस में आपको एग्जैक्टली 3 इस तरीके के कुछ नए नए डायमेंशन दे दिए जाएंगे। कोई एक और क्वांटिटी होगी, एनर्जी की जगह कुछ और हो सकता था, यहाँ पे पावर हो सकता था। उस तरीके से आपको एग्जैक्ट सेम प्रोसीजर हमेशा अब फॉलो करना होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, इसमें बेसिकली हम दो किन्हीं भी चीज़ को कंपेयर तभी कर सकते हैं जब दोनों के डायमेंशन सेम हो। जैसे अगर मैं बात करूँ 1 लीटर ऑफ वाटर, और दूसरी तरफ मेरे पास आ जाता है लेट्स से 5 मीटर स्क्वायर एरिया, ये है हमारे पास वॉल्यूम, ये है मेरे पास एरिया, तो इनको मैं डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकता ना, इनमें से कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल मेरे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 5 क्या वो वैल्यू 6 हो जाएगी, और अगर 6 होती है तो वो 6 मीटर क्यूब यानी कि लीटर होगा, सॉरी लीटर में आएगा वो, या फिर वो मीटर स्क्वायर में आएगी, तो मेरे को वो सब गड़बड़ जाती है। तो इसमें बेसिकली हमें बस ये चीज़ समझनी है कि कभी भी हम कोई चीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं या कंपेयर करते हैं तो उन चीज़ों के डायमेंशंस सेम होने चाहिए। इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास देखो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। अब यहाँ पर S क्या चीज़ है, ये होती है हमारा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक लेंथ है। तो अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूँ तो इसके जो डायमेंशन होते हैं वो होता है लेंथ में 1, बाकी सब 0 0। UT, अब देखो U वेलोसिटी है, T टाइम है, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन हो रखा है, तो मिल करके दोनों एक नई चीज़ बन जाएंगे, और उसके भी डायमेंशन लेंथ के बराबर होने चाहिए। तो इसी चीज़ को चेक कर लेते हैं। इसके जो डायमेंशन होते हैं वो क्या होता है, हमारे पास वेलोसिटी का हो जाएगा LT-1, है ना, और फिर हमारे पास टाइम लगा हुआ है T, तो ये आ जाएगा,
और ये भी इफेक्टिवली हो जाता है हमारे पास L के बराबर। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग होता है। हमारे पास एक नंबर है, अभी नंबर्स का, कॉन्स्टेंट्स का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन का डायमेंशन बताओ, वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो वो क्या आ जाएगा, लेंथ में 1, टाइम में -2। साथ में फिर हमारे पास टी का स्क्वायर है, तो टाइम का स्क्वायर इस तरीके से करोगे, और ये भी इफेक्टिवली आप देखोगे ये एल के बराबर आ जाता है, ये भी कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो सभी के डायमेंशन सेम आ रहे हैं। यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, सभी के डायमेंशन सेम है। इसका मतलब बोला जाएगा दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, कोई भी इक्वेशन अगर करेक्ट है तो वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगी, है ना। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि कोई भी इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो वो एक्चुअली में भी करेक्ट होगी या नहीं। ठीक है, इसको फील करने की कोशिश करो, ये होना ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी इक्वेशन एक्चुअली सही हो जाएगी। इसको फील करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं एक और इक्वेशन ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल s इज इक्वल टू यू टी और प्लस 5a t²। अब यहाँ पर आप सेम एनालिसिस करोगे ना, तो ये इक्वेशन में भी, क्योंकि ये जो हाफ था और ये 5a तो डायमेंशनलेस चीज़ें हैं, इनकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी आ जाइए हमारे पास कि भाई ये भी डायमेंशनली तो करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट, लेकिन हम जानते हैं ये एक्चुअली इनकरेक्ट है ना, एक्चुअली इनकरेक्ट। तो अगर कोई भी इक्वेशन, अगर हम ये देख लें कि वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो वो एक्चुअली में भी इनकरेक्ट होगी। तो इसका एक्चुअली यही यूज़ किया जाता है। कई बार आपको ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे जिसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और जो आंसर पूछा जाता है आप सिर्फ डायमेंशनल बेसिस पे ही बता सकते हो। अच्छा, हमसे लेंथ पूछी थी, फाइनली डिस्टेंस कितना ट्रैवल होने वाला है, और वहाँ पे फॉर्मूले में बहुत सारे ऑप्शन होंगे। आप देख लोगे कि अगर एक ही कॉम्बिनेशन है जिससे आंसर हमारा मीटर में आने वाला है, तो वही फिर हमारा आंसर होता है। इस तरीके से डायमेंशनल एनालिसिस का हम यूज़ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी के लिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी में हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, उसके सभी टर्म्स जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उन सभी के डायमेंशन सेम होने चाहिए। मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास 5-6 क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सबके डायमेंशन अलग हो सकते हैं, लेकिन मिला करके जो क्वांटिटी बन रही है उसके डायमेंशन बाकी सभी क्वांटिटीज़ के बराबर होने चाहिए, तभी वो इक्वेशन करेक्ट है। इसका देखो यूज़ कहाँ पे आता है। इसमें एक और चीज़ देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर मेरे पास साइन ऑफ समथिंग है, अच्छा साइन के अंदर जो वैल्यू आती है वो क्या चीज़ होती है, वो एक एंगल होता है। यहाँ पर हमारे पास रेडियन ही आ सकता है, और आपको बता दिया था स्टार्टिंग में कि रेडियन एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ये डायमेंशन लेस वो होना ही चाहिए, डायमेंशन लेस। तो इसके अंदर मान लो ऐसी कोई चीज़ है ab³ / तो यहाँ पर a, b और c वो जो भी हैं उन सभी के डायमेंशंस मिलू करके हमारे पास नेट MLT सब में 0 0 0 आना ही पड़ेगा, उसको डायमेंशन लेस होना ही पड़ेगा, नहीं तो वो यहाँ पर अंदर आर्ग्यूमेंट नहीं बन सकता। सिमिलरली जैसे हम यहाँ पे ओमेगा टी लिखते हैं, तो ओमेगा क्या होता है, हमारी रेडियन पर सेकेंड, टाइम होता है हमारा सेकेंड, सेकेंड कट जाता है, अंदर बस रेडियन बचता है, रेडियन इज डायमेंशन लेस। सिमिलरली हमारे पास कुछ और फंक्शन है, जैसे e⁻⁴ समथिंग है ना। अब ये जो भी चीज़ होगी वो भी डायमेंशन लेस होनी चाहिए। और ई भी क्यों हो, यहाँ पर ई की जगह अगर 5 है, 10 है, कोई भी नंबर है, उसकी पावर अगर चढ़ रही है, कोई भी पावर चढ़ेगी, एक्सपोनेंट होगा, तो वो भी डायमेंशन लेस होना चाहिए। सिमिलरली हमारे पास और कुछ फंक्शन हो सकते हैं, जैसे लॉग है, अगर लॉग का जो बेस है और जो उसका आर्ग्यूमेंट यहाँ पर होता है, सभी हमारे पास डायमेंशन लेस होने चाहिए। तो इस पे बेस भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इसका एक बहुत ही अच्छा सा PYQ देखते हैं तो आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी। Pressure depends on distance as P is equal to alpha upon beta e⁻⁻ alpha z upon k theta, where alpha beta are constant, z is the distance, k is Boltzmann constant and theta is temperature. The dimensions of beta are। तो देखो आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही अच्छा ये इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो हमारे पास P है द प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा e⁻⁻ समथिंग समथिंग यहाँ पर हमारे पास है।
पहली चीज़ हमें यहाँ पे पता चल जाती है, कोई भी इसके अंदर की जो चीज़ है ये होनी चाहिए डायमेंशनलेस, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, ये डायमेंशनलेस होगी और ई की पावर आप कुछ भी चढ़ा दो तो ये आने तो एक नंबर वाला है, तो ये एक्चुअली ये जो पूरा का पूरा फैक्टर है ये भी हमारा हो जाता है, दिस विल ऑल्सो बी डायमेंशनलेस क्वांटिटी, है ना, दिस विल बी डायमेंशनलेस, ऑलराइट। इसके बाद अल्फा अपॉन बीटा, अब अल्फा के कुछ भी डायमेंशन हो सकते हैं, बीटा के कुछ भी डायमेंशन हो सकते हैं, उन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये जो एक नई टर्म बन गई, इसके डायमेंशन प्रेशर के डायमेंशन के बराबर होने चाहिए, तो ये भी आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पर इसके जो डायमेंशन हो जाएंगे दिस मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर के डायमेंशन क्या होते हैं, तो प्रेशर के डायमेंशन होते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स होता है हमारा ML_T-2, एरिया होता है हमारे पास L2, तो प्रेशर के क्या हो जाएंगे ML-1T-2, क्या जाता है ML-1T-2। अब इसमें आपको किसके बताने, हमसे पूछा डायमेंशन ऑफ बीटा आर, तो बीटा के डायमेंशन के लिए मुझे प्रेशर के तो डायमेंशन पता है, अल्फा के मुझे नहीं पता, अगर अल्फा के भी पता चल जाए तो बीटा के तो मैं बता ही लूँगा। अल्फा के मैं कैसे पता कर सकता हूँ, अल्फा के एक्चुअली यहाँ से पता चलेंगे, इस पूरे के डायमेंशन जीरो होने चाहिए, यहाँ पर z डिस्टेंस है, k और थीटा भी हमें बता दिया है क्या क्या चीज़ें, तो अल्फा के आप डायमेंशन निकाल सकते हो इस तरीके से कि इस पूरे के डायमेंशन जीरो हो जाए, 0 0 0, है ना। तो अब बहुत ही अच्छा सवाल हो गया, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करके बताओ बीटा के डायमेंशन भाई क्या आ रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर है सी। कैसे है, सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम कि हमारे पास ये अंदर वाली जो टर्म है इसको पहले डायमेंशनलेस कर देंगे, तो यहाँ से अल्फा का पता चल जाएगा, अल्फा का पता चल जाएगा तो फिर बीटा का भी पता चल जाएगा। तो देखो हमारे पास आ जाता है अल्फा जेड अपॉन के थीटा, इसके जो डायमेंशन होंगे वो ज़ीरो होने चाहिए, तो ज़ीरो ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे M0L0T0, ठीक। अब ये कैसे करोगे, z तो हमें पता है डिस्टेंस है, के थीटा के बारे में मुझे नहीं पता। अच्छा, टेम्परेचर होता है ना, थीटा इज टेम्परेचर, यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा इज टेम्परेचर, तो क्या मुझे के थीटा वाली कोई चीज़ याद आ रही है, कोई भी फॉर्मूला, तो हमें पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमें पढ़ा था, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कितनी एनर्जी होती थी, ½ kBT, है ना। तो ये ½ kT ये क्या था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये था टेम्परेचर, तो ये आ जाते हैं हमारे पास एनर्जी, है ना, तो ½ kT ये होता है हमारे पास एनर्जी। तो अगर ये एनर्जी है तो इसके डायमेंशन कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ML2T-2। अब एनर्जी के डायमेंशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यहाँ से आ जाता है मेरे पास डायमेंशंस ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू, अब ये सारे के सारे तो जीरो है, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाता है डायमेंशन ऑफ के थीटा अपॉन जेड, इस तरीके से लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू आ जाएगी, डायमेंशन यहाँ पर एनर्जी के होते हैं ML2T-2 अपॉन लेंथ, ठीक है। ये कैसे मैंने पता कर लिया, देखो ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो भी करोगे तो वो आ जाता है हमारे पास एनर्जी के बराबर, फोर्स होता है MLT-2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, तो ये ML2T-2 आता है। डिनोमिनेटर में L है तो डायमेंशन ऑफ अल्फा मुझे यहाँ से पता चल गया भाई, दिस इज इक्वल टू MLT-2, ये फोर्स के बराबर ही इसके डायमेंशन आ रहे हैं, एग्जैक्टली सेम, ठीक। अब एक बात बताओ, यहाँ पर मुझे दिख रहा है अल्फा और बीटा पता चल रहा है, तो देखो प्रेशर क्या होता है मेरे पास, फोर्स अपॉन एरिया, अल्फा के डायमेंशन फोर्स के बराबर आ ही रहे हैं, तो बीटा को एरिया के बराबर होना ही पड़ेगा, यहाँ से मुझे पता चल जाता है, वैसे देख के पता चल गया बीटा की वैल्यू अगर एरिया होनी है तो उसके डायमेंशन L2 लेंथ का स्क्वायर ही हो सकते हैं, जो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, मुझे तो अभी पता चल चुका है आंसर, लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ प्रेशर। डायमेंशन ऑफ अल्फा कितना होता है, डायमेंशन ऑफ अल्फा वो आ चुका है हमारे पास MLT-2, डिनोमिनेटर में हमारे पास प्रेशर का डायमेंशन जो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे वैल्यू आती है ML-1T-2। यहाँ पे आप देखोगे M से M कट गया, T-2 से T-2 कट गया, और ये जो वैल्यू आ रही है ये हमारे पास आ रही है L²। बेसिकली डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू M0L2T0, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, C बिकम्स अ करेक्ट। डूम डूम डूम। If L, R, C and V represent inductance, resistance, capacitance and potential difference respectively, then the dimension of L, R, C, V, sorry क्या है, L upon
आर सी वी इज सेम एज दैट ऑफ, हमें पता करना है यहाँ पे एक्चुअली बहुत सिंपली आपको फॉर्मूले याद करने की कोशिश करो। कौन कौन से फॉर्मूले हैं इनको आप किससे रिप्लेस कर सकते हो अगर सिर्फ यूनिट्स या डायमेंशंस की बात की जाए। बहुत ही अच्छा सा सवाल है, पहले खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास पहले मैं आर सी को चाहता हूँ कि आप देखो आर सी कहाँ आता था। हमारे पास टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होती थी आर सी। हमारे पास कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग में या चार्जिंग के जो हमारे पास फॉर्मूले होते थे उसमें टाइम कांस्टेंट का यूज़ होता था। कैसे होता था? v इज इक्वल टू वी नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अब यहाँ पे देखो इसकी पावर ये पूरी की पूरी चढ़ी हुई है ना। तो ये जो भी चीज़ है इसके डायमेंशन लेस होना चाहिए, डायमेंशन सारे के सारे MLT सब जीरो होने चाहिए। तो यहाँ अगर ऊपर सेकंड है तो ये नीचे भी सेकंड होगा। तो सीधे सीधे अगर डायमेंशन की मैं बात करूँ तो इसको मैं इक्वेट कर दूंगा भाई, दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ L अपॉन आर सी को आप टाइम से रिप्लेस कर दो, डिनोमिनेटर में आप वोल्टेज इस तरीके से लिख सकते हो। अब वोल्टेज और इंडक्टर इसका कोई फॉर्मूला क्या आपको याद है? यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था। हमारे पास क्या फॉर्मूला हुआ करता था? V इज इक्वल टू माइनस L डी आई अपॉन डी टी, है ना। अच्छा, डी आई अपॉन डी टी, डी आई क्या होता है? थोड़ा सा चेंज इन करंट, ये होता है चेंज इन सेकंड। तो ये भी आएगा करंट की यूनिट ही है, ये भी आएगा सेकंड की यूनिट में। तो यहाँ पर मैं इसी को रिप्लेस कर दूंगा भाई। ऊपर तो मेरे पास L था, यहाँ बगल में भी T था, और इस V को मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे? L। करंट के लिए मैं लिख दूंगा एम्पियर या फिर I लिख दो अभी, और डिनोमिनेटर में इस तरीके से लिख दो T। यहाँ पर आप देखोगे L से L कट गया, T से T कट गया, है ना हमारे पास इस तरीके से। और इसकी वैल्यू आ जाती है डायमेंशन ऑफ 1 अपॉन आई विच इज़ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 1 अपॉन करंट, इसीलिए बी बन जाता है हमारा करेक्ट आंसर। तो आपको हमेशा फॉर्मूले याद करने की कोशिश करना चाहिए। अच्छा, इनमें से इसका फॉर्मूला मुझे याद है, v इज इक्वल टू एल डी आई डी अपन डी टी, इसको मैं टाइम से रिप्लेस कर सकता हूँ। इस तरीके से ही आपको चीज़ें सॉल्व करनी होंगी। डायमेंशनल एनालिसिस का एक बहुत ही अच्छा यूज़ केस है जिसमें हम रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज़ पता करते हैं। और किस तरीके से पता करते हैं देखो, उसकी फिर कुछ लिमिटेशंस है वो भी हम देख लेंगे, इसी में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हमें पता करना है कि अगर मैं एक बॉल को किसी हाइट h से ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ फाइनली उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी कितनी होती है, तो मैं वो चीज़ पता करना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पर इस बॉल की कुछ वेलोसिटी होगी नीचे की तरफ भी। अब इसमें प्रोसेस किस तरीके से स्टार्ट होता है? सबसे पहली चीज़ तो हमें कुछ चीज़ों पे ये चीज़ डिपेंड करेगी इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो पहले वो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं उनको हमें गेस करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स से मैं लिख देता हूँ कि भाई हमारी जो वेलोसिटी है वो फंक्शन होगी। अब कुछ गेस करने की कोशिश करते हो। ऑब्वियसली एक तो हाइट आने वाली है यहाँ पर, हाइट h, तो हम लिख देंगे कि भाई हाइट का फंक्शन हो सकती है वो। साथ में किस चीज़ का? ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका भी ये फंक्शन हो सकती है। ठीक, बॉल का कुछ मास होगा, उस पर भी वो वेलोसिटी डिपेंड कर सकती है। या फिर मैं एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल मान लेता हूँ, लेट्स से कि इस बॉल का कुछ टेम्परेचर है ना T, उस पर भी ये डिपेंड करती है। तो दिस इज टेम्परेचर। तो अब हम जानते हैं रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, मास और टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन फिर भी हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं। अब इसमें अप्रोच क्या होती है? हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन करते हैं। रिलेशन में हमेशा मल्टीप्लिकेटिव नेचर हमें देखने को मिलेगा। तो देखो हम लिख देंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू हाइट की पावर a, या फिर मैं मास की पावर a, हाइट की पावर b, ग्रेविटी की पावर c और टेम्परेचर की पावर d, इस तरीके से लिख देता हूँ। अब लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे डायमेंशंस बराबर होने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी के डायमेंशन मुझे पता है क्या होते हैं। वेलोसिटी के डायमेंशन होते हैं मास में 0 होगा, लेंथ में 1 होगा, टाइम में -1 होगा, और फिर उसके बाद टेम्परेचर भी हमारे पास है। तो टेम्परेचर को हम किससे लिखते हैं? थीटा से। थीटा में 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। दिस विल बी इक्वल टू, बताओ मास के डायमेंशन क्या होते हैं? ये हमें पता है, उसकी वैल्यू होती है सिर्फ m। ठीक है, उसकी पावर a है। हाइट के बारे में क्या ख्याल है? हाइट होती है हमारी लेंथ, तो लेंथ के हमारे पास आ जाएगा, लेंथ में यहाँ पर इस तरीके से उसकी पावर b। ग्रेविटी क्या चीज़ है? ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट्स एन एक्सिलरेशन।
एक्सीलरेशन की डायमेंशन किस तरीके से हम लिख सकते हैं? एक्सीलरेशन की डायमेंशन हो जाएगा लेंथ और टाइम में -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया मीटर, ये हो गया सेकेंड स्क्वायर, माइनस में आ गया क्योंकि ऊपर आएगा तो वो माइनस में पावर हो जाएगी। और टेम्परेचर यहाँ पर है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? थीटा की पावर डी, इस तरीके से। ठीक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थीटा इज इक्वल टू, थीटा रिप्रेजेंट टेम्परेचर, है ना। ऑलराइट, अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में हमें चीज़ों को बैलेंस करना है। तो जैसे m का यहाँ पर 0 है ना, यहाँ पे m में 0 है तो यहाँ पर भी जो m में वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, अगर मैं m को बैलेंस करता हूँ तो मुझे मिलता है 0 इज इक्वल टू a, है ना। यहाँ पे 0 है, यहाँ पर सिर्फ a है, यहाँ पे कहीं m नहीं आ रहा। सिमिलरली एक और 0 मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं थीटा को बैलेंस करने जाऊँ तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे मिलता है कि भाई ये तो 0 था, और राइट हैंड साइड में यहाँ पे देखो थीटा सिर्फ यहाँ पर है तो उसकी वैल्यू जाए 0 इज इक्वल टू डी। ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। फिर उसके बाद आता है हमारे पास L और T, इनको चेक करना है। तो लेंथ का अगर मैं चेक करूँ L के लिए लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास कितना है? 1 विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे देखो L की पावर कितनी आ रही है? अच्छा, यहाँ पे तो मैं C लगाना ही भूल गया, इसकी पावर C भी तो लगाना पड़ेगा हमें, है ना। तो इसकी पावर C भी लगा देते हैं इस तरीके से। ठीक, यहाँ पर हमारे पास देखो लेंथ का लेफ्ट हैंड साइड में था 1, तो राइट हैंड साइड में लेंथ की जितनी भी है देखो, एक है b और यहाँ से आ जाएगी हमारे पास c, b प्लस c। तो यहाँ से आ जाएगा 1 इज इक्वल टू बी प्लस सी। ये हो जाती है मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। फिर बचता है हमारे पास टाइम। टाइम को आप बैलेंस करने जाओ, टाइम को जब आप बैलेंस करने जाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आता है मेरे पास -1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में मेरे पास आता है -2c, है ना, इक्वल टू -2c। ठीक, यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी c इज इक्वल टू 1/2, और c की वैल्यू 1/2 आ गई है तो यहाँ पे आप रख दो c की वैल्यू 1/2, तो b की वैल्यू भी आ जाती है 1/2, है ना। c की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू भी आ जाती है 1/2। अब a की वैल्यू आ चुकी थी, d की वैल्यू आ चुकी थी, b और c भी आ गए। तो यहाँ से मेरे पास जो वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं लेके शुरू हुआ था वहाँ पे बस वैल्यू रखनी है। देखो यहीं से बस वैल्यूज रख दूंगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू मास की पावर 0, हाइट की पावर 1/2, ग्रेविटी की पावर 1/2 और टेम्परेचर की पावर 0। या फिर मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी इज इक्वल टू √g(h). ये हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस से फॉर्मूला आ जाता है। रियलिटी में हम जानते हैं कि ये वाला फॉर्मूला गलत है। हमारे पास एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू √2gh। तो इसमें अब यहीं से हमारे पास कुछ लिमिटेशंस आती हैं कि इस तरीके से जब भी आप फॉर्मूले में स्टार्ट करते हो, पहली चीज़ आपको सही वेरिएबल गेस करने होंगे, है ना। यहाँ पर मास और टेम्परेचर का कोई यूज़ ही नहीं था यहाँ पे। मान लो मैं इसके कलर की फ्रीक्वेंसी का जो नंबर है वो ले लूँ कि भाई इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कलर पे भी डिपेंड करता है, कोई सेंस नहीं बनाता वो हमें। तो करेक्ट वेरिएबल हमें गेस करने होंगे। दूसरी चीज़, हमारे पास फॉर्मूला सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव निकल सकता है, हम मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं, यहाँ पे मैं ऐड नहीं कर सकता, है ना। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a(t²), ये कभी भी मैं इस तरीके से निकाल के नहीं ला सकता, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्लस आ रहा था। हम सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव चीज़ें कर सकते हैं। तीसरी चीज़, कोई भी जो दो वेरिएबल हम गेस करते हैं उनके डायमेंशन सेम नहीं हो सकते। मान लो यहाँ पे इसका डायमीटर और इसकी हाइट की अगर मैं बात करता, डायमीटर को भी वेरिएबल ले लेता, तो डायमीटर और हाइट दोनों के ही डायमेंशन लेंथ में सेम है, तो फिर ऐसे में वहाँ पर पावर ऐसी आ जाएंगी, इक्वेशन ऐसी बनेगी, उसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वो भी हमें नहीं करना है। यही कुछ चीज़ें हैं। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे पास एक ये जो कांस्टेंट था √2, जो डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स को हम पता ही नहीं कर सकते। खैर, इसका तो एक इलाज होता है कि आप एक्सपेरिमेंटली ग्राफ बनाओ, है ना। आप ग्राफ बनाओगे, आप क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे बहुत सारी बार, √2gh के हिसाब से आप करोगे तो ऐसा कुछ ग्राफ आ जाएगा, है ना। और सॉरी, √gh के हिसाब से ऐसा आएगा, √2gh के हिसाब से ऐसा कुछ आएगा। तो आप वो फैक्टर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वो कांस्टेंट उस तरीके से पता कर सकते हो। लेकिन मोटा मोटी हमारे पास कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं, उसकी जो लिस्ट है उसको भी देख लेते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए अब आपको क्रैशअप लर्निंग ऐप पे आना पड़ेगा। ये हमारी जेईई मेंस सीरीज़ का लास्ट वीडियो है। 43 वीडियोस में हमने पूरी की पूरी फिजिक्स कंप्लीटली कवर कर ली है। बहुत सारे 11th और 12th के सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाय द वे, 11th और 12th के सारे नोट्स का कलरफुल PDF फ्री में अवेलेबल है। वहीं कोर्स पेज पे आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, ज़रूर उसको डाउनलोड कर लो, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए अच्छी है।
या फिर आप उसका कलर्ड पीडीएफ खरीद भी सकते हो प्रिंट आउट, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं जा रहा हूँ ऑल इंडिया रोड ट्रिप पे, तो व्लॉग बना के आप भी मेरे साथ चलो, देखना व्लॉग्स को। और अब हम मिलेंगे अगला कोर्स जो है जेईई एडवांस का। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।